अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गीक्स ऑफ एग्जॉट। ये हमारा चौथा एपिसोड है। आई एम शकीब, हियर विद मी नाउ को होस्टिंग समी जावेद, दूसरे समी बुला लिया हमने। और आज के हमारे गेस्ट हैं मौज़म आरिफ, चीफ ब्लॉकचेन ऑडिटर ऑफ ब्लॉक एपेक्स। तो आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के एक्सपेक्ट से है, और कि करंट सिक्योरिटी स्टैट्स क्या हैं ब्लॉकचेन के, और हम लोग किस तरह देख रहे हैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के फ्यूचर में with respect to protocol as well, and with respect to application layer as well, and how security has been transformed from from the ages of the computer till now, and how we will see in future as well. So मौजूद में सबसे पहला सवाल वैसे अगर आपने पॉडकास्ट देखी हो तो सबसे पहला सवाल एक ही होता है मेरा, क्या आप इथेरियम मैक्सिमलिस्ट हैं? इथेरियम मैक्सिमलिस्ट मेरे केस में ना मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा एग्नोस्टिसिज्म में। Okay. कोई भी बंदा अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, आई विल गो फॉर इट। मुझे मैक्सिमलिज्म का नहीं है। फर्ज करें कि अगर आज इथेरियम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और इथेरियम को रिप्लेस बिटकॉइन कर देता है, लेट से मैं बिटकॉइन की फेवर में जाऊँगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कोई भी सॉल्व कर रहा है वो प्रॉब्लम, वो एक तरीके से फॉर कॉमन गुड या एक लार्ज स्केल पे सॉल्व हो एक तरीके से। हाँ, मतलब अगर इथेरियम लेट से कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और थ्रूपुट हमें दे रहा है, लेट से बिटकॉइन से अगर हम डिफरेंस मतलब हम ये बात करें कि वो किस तरह से डिफरेंट है, अगर यही काम बिटकॉइन करेगा तो मैं बिटकॉइन की फेवर में। ओके, सो मैक्सिमलिज्म नहीं है मेरे केस में, एग्नोस्टिसिज्म है। ओके, सही है, नाइस। तो मौज़म भाई, आप कब कितने अरसे से ब्लॉकचेन के स्पेस में इन्वॉल्व हैं और आप किस तरीके से इसके अंदर आए? ब्लॉकचेन डायरेक्टली प्रोफेशनली तकरीबन मेरे को 1.5 साल हो गए। सही है। मैं ब्लॉकचेन में सच इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन जर्नी इससे पीछे की है। मैं जब अपने फाइनल ईयर में था तब से मैं ब्लॉकचेन के अंदर मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि मतलब कि शुरू से ही बस यही बिलीव था कि ना पावर्स लोगों की जो मतलब कि अथॉरिटी है ना, जो भी लोगों के गुड्स हैं वो खुद ही होल्ड करते हैं, यानी कस्टडी लोगों के पास हो। ओके। तो समझ नहीं आ रही थी कि यार ये हम किस तरह से इनेबल करेंगे बिंग टेक्नोलॉजी। मतलब कि हमारे एक HOD थे, तो उनका ना एक ही कहना होता था कि मतलब कि हम इंजीनियर्स हैं, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि यार अमेरिकन को क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके लिए राइट चेन बना लेंगे, ये बना लेंगे। हम ये नहीं सॉल्व कर सकते कि पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है। सो हमारे एकेडमिया में या खासकर कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे तो ये इशू है। तो उस वक्त से ये तय किया हुआ था कि ना किसी तरह से ना पाकिस्तान में ये किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उसमें एक यही चीज़ लग रही थी कि ना मे बी चूँकि ब्लॉकचेन जब भी आई थी ना, सब ने इकट्ठा उसके ऊपर जंप इन किया था। ऐसे नहीं है कि वो कंट्री पहले आया, ये कंट्री पहले आया, मतलब कि ओपन सब के लिए था। दो जिसने भी जिस स्पीड से उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये ओपन था सबके लिए। तो मुझे लगता था कि ब्लॉकचेन चूँकि हम ना सारों के साथ ना फेयर लाइन पे एक ही लाइन पे खड़े हैं। ऐसे नहीं है, इंटरनेट के केस में हमें ये था कि हम बहुत पीछे थे। जब इंटरनेट पूरी दुनिया अडॉप्ट कर चुके फिर हम इंटरनेट अडॉप्ट करने आए। जब ब्लॉकचेन के केस में ये ऐसा नहीं था, हम ऑलमोस्ट करीब थे, 1-1.5 साल वॉज नॉट अ डिफरेंस। हम ऑलमोस्ट उसी लाइन पे खड़े हुए थे। तो मुझे ये लगा कि अगर हम इस लाइन से इकट्ठे शुरू करते हैं ना, तो शायद हम मतलब कि उनकी यूज या जो उन्होंने टेक्नोलॉजीज यूज़ करके छोड़ दी है ना, उनको यूज़ करने के बजाय हम नए सिरे से कुछ नया बिल्ड कर रहे होंगे जो कि उनके लेवल पे होगा। यानी कि हम फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे होंगे बाय सॉल्विंग आवर ओन प्रॉब्लम्स। तो इसमें एक जो आपने बात की कि हम लोग सिर्फ 1-1.5 साल पीछे थे, जबकि मैं अगर बात करूँ बिटकॉइन तकरीबन 10 साल पहले आ चुका था। हाँ। सही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंसेप्शन हो चुका था, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ ज़्यादा गैप फील नहीं हुआ, और ऐसा मतलब दिमाग में रेजिस्टेंस नहीं है, हमें लगा कि हम लोग कैच कर सकते हैं। तो इसकी मतलब क्या, अगर मैं बिल्कुल इन डेप्थ जाके बात करूँ, फर्स्ट लेवल से सोचूं, तो क्या ऐसी कॉन्टेक्ट है, क्या ऐसी एसेंस था ब्लॉकचेन का जिसकी वजह से फील हुआ कि हाँ हम लोग कर सकते हैं काम? ये स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन के साथ केस नहीं, मुझे जो लगता है मतलब कि बाकी टेक्नोलॉजीज़ का मुझे नहीं पता। ग्लोबल स्केल पे बात करूँ, जितनी भी IT रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ है ना, वो ग्लोबली सारी जगहों पे इकट्ठे जाती हैं इस टाइम पे। अब ना क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन का दौर है और सब लोगों को ना ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। ब्लॉकचेन के केस में भी यही था, बता कि हम ऑलरेडी कनेक्टेड थे ग्लोबली। तो जब नया प्रोटोकॉल ये नई चीज़ आ रही है ना, तो सारे ऑन बोर्ड हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि हम पीछे रह गए हैं as such। सही, ठीक है। तो अगर हम ब्लॉकचेन के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ब्लॉकचेन के अंदर मतलब मेन हमारे पास जो फीचर्स हैं उसके कि डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द मेन पर्सपेक्टिव, कि जिसकी बेसिस के ऊपर ब्लॉकचेन असल में एग्जिस्टेंस में आई। तो नॉर्मली हम लोग इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो व्हाट मेक्स ब्लॉकचेन सिक्योर, और आपका क्या इसके ऊपर? अच्छा, सिक्योरिटी की ना नोशन मेरे दिमाग में 2 तरह की है। मतलब कि अगर IT पर्सपेक्टिव से या कंप्यूटर साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव सिक्योरिटी देखें तो आप कहते हैं कि आपके सिस्टम को सिर्फ वही करना चाहिए जो उसको इंस्ट्रक्ट किया है, उसके अलावा वो कुछ और ना कर रहा हो। दो हम उसको किस तरह से प्रूव कर रहे हैं
वो हमारी मतलब इन डेप्थ। दूसरी सिक्योरिटी ना लेमन पर्सपेक्टिव से है कि लेट्स से कि लेमन पर्सपेक्टिव कहते हैं कि मेरे फंड्स लूज नहीं होंगे, या अगर डीफाई स्पेस में बात करें, दोनों सिक्योरिटी की नोशंस के अंदर ना जो पहली सिक्योरिटी की नोशन है ना जो ट्रस्ट बिल्ड करने वाली है, वो तो मेरे ख्याल में शायद डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से लोगों को एक सिक्योरिटी फील हुई है कि यार हमारे फंड्स कोई होल्ड नहीं कर रहा, हमारी चीज़ें हमारे एसेट्स कोई होल्ड नहीं कर रहा, तो वो काइंड ऑफ सिक्योर फील कर रहे हैं। इन टेक्निकल के ब्लॉकचेन इन इटसेल्फ किस तरह से सिक्योर है वो हम स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी करते हुए हैं। उसमें ब्लॉकचेन मुझे नहीं लगता कि कोई एक स्पेसिफिक लीप की है, दो इतने मैसिव स्केल में उसका लीप था। आप उसकी एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से हम एविएशन या माइक्रोचिप्स हम मैस लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं, इंटेल एक चिप प्रोड्यूस करता है, एक सीपीयू प्रोड्यूस किया, उससे मैस लेवल प्रोडक्शन की, कभी हमने उसमें बग्स नहीं देखे। हाँ सही है। ये जो सिक्योरिटी थी ना टेक्निकल सिक्योरिटी, वो शायद हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जो ये वाली दूसरी नोशन ऑफ सिक्योरिटी है कि लोगों को जो ट्रस्ट बिल्ड करना है, वो शायद हमने डिसेंट्रलाइजेशन है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा हमने क्या किया जिससे ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ लोगों का ब्लॉकचेन के ऊपर? डिसेंट्रलाइजेशन लाइक मैं बात करूँगी, इफ यू फील कि बिटकॉइन इज सिक्योर, सो व्हाट इज द थिंग दैट कम्स इन योर माइंड दैट मेक्स यू फील बिटकॉइन सिक्योर? मतलब अगर मैं बिटकॉइन को एज ना आइसोलेटेड सॉफ्टवेयर के टर्म्स में लूँ कि उसकी सिक्योरिटी किस तरह से इंश्योर की, पता क्या हमने बिट्स एंड पीसीज जोड़े, ऑलरेडी बिटकॉइन से पहले सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, हमने सारे बिट्स एंड पीसीज जोड़े और एक सिस्टम दे दिया। अब मसला ये आता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपस में मतलब कि इंटरेक्ट करते हैं ना, तो एक नई इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अखज़ होती हैं, हमेशा ऐसा होता है। अखज़ मतलब आपका इमर्ज होती हैं ठीक है, तो नई प्रॉपर्टीज इमर्ज होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हमेशा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से यही शुरू है कि जब भी आप इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टर्म्स में ले रहे हैं, जब दो मॉड्यूल इंटीग्रेट होंगे, मे बी वो उस तरह से बिहेव ना करें जिस तरह से आइसोलेशन में बिहेव कर रहे थे। सवाल क्या था? सवाल ये था मेरा सवाल ये था कि बिटकॉइन अगर आपको सिक्योर, मतलब आप बिटकॉइन को सिक्योर फील कर रहे हो, मतलब उससे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आ रहा है आपका, सही ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपका बिटकॉइन के ऊपर, तो उसमें से क्या चीज़ है जो आपको ये प्रॉपर्टी फील करवाने पे मतलब कंपेल कर रही है आपको? अगर मुझे याद आ गया, तो मैं जिस टर्म्स में बात कर रहा हूँ वो ये नहीं कि अगर सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी की बात करें ना, वो सिक्योरिटी हमने अचीव की है, आप कह सकते हैं कि रिगरस टेस्टिंग के साथ। इसके ऊपर ना एक टॉक है उसकी किसी यूनिवर्सिटी में ना बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट की टॉक है, तो उसने कहा कि परमिशन ब्लॉकचेन वर्सेस पब्लिक ब्लॉकचेन के केस में, तो उसने ना एक एनालॉजी दी थी सीवर रैट्स वर्सेस बबल बॉय। बबल बॉय, हाँ बबल बॉय वाली एनालॉजी। तो उसने ये कहा था कि पब्लिक ब्लॉकचेन ना बबल बॉयज है, कि उसको ना हर तरफ से हर वायरस से, हर चीज़ों से ना हम उसको साफ मतलब सिक्योर करके रख रहे हैं। ओके। उनको जैसे ही हम एक्सपोज करते हैं वो अटैक हो जाते हैं। उसकी एग्जांपल उसने ट्रेडिशनल फाइनेंसिस में दी कि बैंक्स अपनी सिक्योरिटी इस तरह से अचीव करते हैं कि वो हर किसी के एक्सेस में नहीं है। सही है। अटैक सरफेस कम है। हाँ। लोगों, जबकि बिटकॉइन ने अपने आप को रिगरस टेस्टिंग के दौरान प्रूव किया है कि यार उसके अंदर बग्स है, ऑब्वियसली बग्स आते हैं। माउंट गॉक्स है हैक, सबसे बड़ा हैक है, काफ़ी सारे हैक्स होते हैं, लेकिन स्टिल वो ना रिगरस, मेरे ख्याल में शायद ह्यूमन नेचर भी यही है कि हम रिगरस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसको सिक्योर करते जा रहे होते हैं। अगर इनफ ऑनेस्ट लोग हैं उस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर जितने मर्जी फ्लॉज हों वो कभी ना कभी फुलफिल। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पे ना एक तरीके से हमने अभी लेटेस्ट जो पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, हम टोकनॉमिक्स जब पढ़ रहे थे हम लोग अभी, तो उसमें एक हमने चीज़ पढ़ी थी कि आप जब इकोनॉमिक्स डिज़ाइन कर होते हैं ना, तो इसमें फ्रॉम अ नेटवर्क पर्सपेक्टिव क्रिप्टोनॉमिक्स आती है आपकी, सही है। तो उसमें आप इंसेंटिवाइजेशन तो बताते हो, लेकिन आप ना साथ साथ पनिशमेंट फैक्टर भी रखते हो। हाँ। कि लेट से अगर आप डिसेंट्रलाइज तो कर रहे हो सही सिस्टम को आप, लेकिन डिसेंट्रलाइज करने के साथ साथ अगर बंदा बैड बिहेवियर कर रहा है तो प्रूफ ऑफ स्टेक में उसकी पनिशमेंट स्लैशिंग होती है उसकी, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क में उसकी पनिशमेंट होगी कि वो ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर लेके आएगा, सही है। वो ऑटोमेटिकली एक ऐसी चीज़ आप लेके आ रहे हो उसके सामने कि आप बोल लो कि इतनी ज़्यादा चीज़ करनी पड़ेगी, तो एक बंदा ह्यूमन साइकोलॉजी के वो बंदा उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, वो एक तरीके से इम्पॉसिबल फील हो रही है उसके सामने। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर में ख्याल से आता है कि आप किस तरह ना इकोनॉमिक्स के इंसेंटिव और पनिशमेंट डिज़ाइन कर रहे हो कि आप बंदे को ना कंपेल करोगे वो जो आपने बात की ना कि इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट नोट होंगी मेरे पास अगर, तो ऑनेस्टी मेरे ख्याल से यहाँ से आ रही है। हाँ ऐसे ही है। पता क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास मैकेनिज्म डिज़ाइन या इकोनॉमिक डिज़ाइन इस तरह से है कि लोग ऑनेस्ट बिहेवियर पे ही उसका फ़ायदा होगा, वो डिसऑनेस्ट बिहेव करेगा उसका फ़ायदा नहीं होगा उसका। दैट इज़ ट्रू, लेकिन व्हाट आप पागल लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बेशक उनको भी नुकसान हो रहा है, वो आपको भी हराएंगे, वो करने को तैयार हो जाएंगे, मतलब नेशन स्टेट अटैक्स हो सकते हैं। हाँ। ये वाली जो बात थी ना कि इकोनॉमिक डिज़ाइन, मज़े की बात ये है कि इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर ना पनिशमेंट, एक्चुअल पनिशमेंट्स रही नहीं है। जैसे कि अगर आप बैंक को डिफ़ॉल्ट करते हो ना लोन पे, वो आपका घर जब्त कर लेंगे,
सही है, सही है। आपको फिजिकली वो अप्रोच करते हैं और वो उस तरह से पनिशमेंट्स का मैकेनिज्म चलता सही है। है। डिजिटल इकोनॉमी या पूरी डिजिटाइजेशन वर्ल्ड के अंदर ना कभी भी इस तरह की पनिशमेंट एग्जिस्ट ही नहीं की। हाँ इंटरनेट के दौर में देख लें, आप जितना मर्जी डेटा ब्रीच कर जाते हैं, आपको वो पनिशमेंट नहीं मिलती व्हाट इफ अगर आप किसी के घर से चोरी करते हैं। सो ये अब मसला ये हुआ कि जब ब्लॉकचेन, चूंकि डिजिटाइजेशन की जितनी भी सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज ना उसे इनहेरिट की हुई है ब्लॉकचेन ने भी, दो उसके टॉप के ऊपर उसने मजीद इंसेंटिवाइजेशन और मैकेनिज्म्स बनाए, लेकिन उसके अंदर जो डिजिटल सिक्योरिटीज़ की प्रॉपर्टीज है ना वो इनहेरिटेड है। अब मसला ये हुआ कि हमने इंटरनेट के ऊपर ना हमने काफ़ी सारी रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस इंटरनेट पे भी की हैं, मतलब कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो जस्टिस सिस्टम हम वो नहीं ले पाए। कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जो हमने इंटरनेट के ऊपर प्रैक्टिस किए हुए थे। सही है। DeFi या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दो अगर आप फेडरेटेड वर्जन में जाएं या सेंट्रलाइज्ड वर्जन में जाएं, वो भी काइंड ऑफ ना पनिशमेंट वाला मोड बिहेव कर रहे थे, उसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता था। DeFi के केस में चूंकि जब ह्यूमन फैक्टर निकला है ना, हम पनिशमेंट का वो मैकेनिज्म इन्फोर्स ही नहीं कर सकते जो एक्चुअल फाइनेंस जो बैंक के पास है। सही है। बिल्कुल ऐसा। इस वजह से लोगों के पास ना स्टिल मोटिवेशन है एक्सप्लॉइट करने की। वो क्योंकि हम एक तरीके से fears जितने मर्जी इंसेंटिवाइज आप एसिमेट्रिक रिस्क ले रहे हो, सही है, आपका अपसाइड ज्यादा है, डाउनसाइड कम है उसका। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ, एसिमेट्रिक, आपके पास एसिमेट्रिक रिस्क की, आपके पास अपॉर्चुनिटी स्कोप बढ़ गया आपका, हाँ। कि आप जब भी चाहो ले सकते हो। आपके डाउन साइड क्या होगा, लेट से अगर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ तो स्मार्ट ज़्यादा से कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा आपके टोकन्स कम हो जाएंगे, टोकन्स या कम lock हो होंगे। जाएंगे। टोकन्स भी मेरे ख्याल से नहीं है इसमें, ठीक है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऐसा होगा कि लेट से मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट करूँ, उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, सही, सबसे पहले तो ठीक है। तो उसमें बस डिप्लॉयमेंट की फीस जा रही है मेरी, लेट से $200 जा रहे हैं, सही, मेरे वन टाइम डिप्लॉयमेंट की। अगर वो चल गया तो मिलियंस ऑफ डॉलर, नहीं चला तो सिर्फ कुछ नहीं, फेल ट्रांजैक्शन, एग्जैक्टली एक फेल ट्रांजैक्शन बस। सही। तो आपने भी बात की थी मैट गॉक्स, वो जो एक्सचेंज थी, वो बिटकॉइन का वो जो अटैक किया था, वो उसके बाद सेगविट आया था। ठीक है, हाँ सही है। तो सेगविट मैं देखता हूँ ऐसे कि मतलब कि बिटकॉइन की ना इनोवेशन शुरू हुई थी वहाँ से, मतलब लोगों को एहसास हुआ कि बिटकॉइन में अपडेट्स करनी है, हाँ, बड़ी ठीक अपडेट। है, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद अब जाके अपडेट आ रही है जो कि टैप रूट की आ रही है बिटकॉइन में, 2021 के एंड में लगेगी वो भी, सही, मतलब 4 साल बाद बिटकॉइन इनोवेट हो रहा है, सही है। एक यही फैक्टर है जिस वजह से मैं बोलता हूँ बिटकॉइन क्यों मतलब फ्यूचर की चेंज नहीं होगी, उसमें इनोवेशन नहीं होती इतनी बिटकॉइन में। नहीं मतलब कि ये काफ़ी सारी चीज़ें, हमने काफ़ी सारे सिस्टम ऐसे जिसको अनटैप किया हुआ है, हाँ। स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि मुझे नहीं पता कि करनी चाहिए नहीं, कि खैर कट कर सकते हैं बाद में। नहीं, हमारे कट नहीं करेंगे, आप बोलो। नहीं हमारे मजहब का सिस्टम 14 साल से अनटैप्ड है। आपके सही पास है। काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं जो अनटैप्ड है, लेकिन वो स्टिल प्रूव कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप सिर्फ ये फैक्टर दे रहे हैं ना कि इनोवेशन नहीं हो रही, अनटैप्ड है, इस वजह से वो पता कि ज़्यादा अपने आप को वर्दी प्रूव नहीं कर पा रहा, मेरे सही ख्याल में है। नहीं उसकी। सही है। हाँ, इस नहीं, वजह मेरे ख्याल से नहीं। यहाँ पे अनटैप की बात नहीं, यहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर सकते हैं कि बिटकॉइन इज जस्ट अ स्टोर ऑफ वैल्यू, हाँ, लेकिन हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल उसका ब्लॉक टाइम अगर 10 मिनट है और पेमेंट सेटलमेंट के अंदर आपको 1 घंटा लग रहा है, तो आपने मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक चैनल सिस्टम्स चैनल सिस्टम बना दिया, जिन्होंने उनको स्केल कर दिया और हाँ। इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हो रही है, बट यू आर लिमिटेड टू दैट स्कोप। आपके हाँ। पास फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस के अंदर नहीं है कि आप इनोवेट नहीं कर पाते इस चीज़ के अंदर, इस कंस्ट्रेंट की वजह से। तो True. इसका ऑप्शन जो है आपके पास वो दूसरी ब्लॉकचेन्स है जिसको हम लोग सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन्स वगैरह बोलते हैं। असल में मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन बिटकॉइन की बात करें ना, तो उनकी उसकी जो इकोनॉमिक्स डिज़ाइन हुई हुई ना, तो मेरे ख्याल से सतोशी ने नहीं सोचा होगा कि ये एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ होगा। हाँ एग्जैक्टली सही है। आप जब किसी चीज़ पे, इस समय मेरी लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कशन हुई थी कि आप किसी भी चीज़ पे अगर 21 मिलियन का हार्ड कैप लगाते हो ना, तो आप उसकी स्कार्सिटी क्रिएट कर रहे हो। एग्जैक्टली। जब आप स्कार्सिटी क्रिएट करो तो आप कभी भी ना उसको फ्यूचर में मतलब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं देख रहे हो उसको, True. आप उसको स्टोर ऑफ वैल्यू देख रहे हो। हाँ। कि स्कार्स और NFTs की जैसे Exactly, एग्जांपल है कि exactly, स्कार्स exactly. एसेट्स हैं आपके और बस आप वो होल्ड करके बैठ रहे हो और हाँ। फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बढ़ेगा, और वो बिटकॉइन के साथ वो होता है, खैर वो हाँ। सही है। तो ये एक्सपेक्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आप अगर ये बताएंगे, ऐसे बिटकॉइन के हैक के बारे में बात कर ली, इथेरियम का हैक, डाओ, ठीक है। इथेरियम के बारे में पढ़ रहा था कि मतलब इथेरियम के फॉक्स तो डिसाइडेड थे, मतलब उनका आइस एज फॉक्स से लेके अभी तक लंदन फॉर्क हुआ है, सब कुछ डिसाइडेड थे उनके। डाओ फॉर्क उनका अनएक्सपेक्टेड फॉर्क था उनका। True. सही है। अभी हम लोग गैस का कोड पढ़ रहे थे रिसेंटली, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे ये हुआ था कि डाओ अटैक के अंदर हमारे पास जो एक बहुत बड़ा हैक हुआ था जिसने स्प्लिट कर दिया था कि हमारे पास इथेरियम क्लासिक हो गई थी और इथेरियम हो गई थी, जिसके अंदर जिन्होंने यहाँ पे भी एक परसेप्शन आ जाता है कम्युनिटी का कि जिन्होंने बोला था कि यार ब्लॉकचेन एज इन हम लोग कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे कि डिसेंट्रलाइज और इम्यूटेबल डेटाबेस होगा हाँ, उसका, कि वो चेंज नहीं होगा, होगा। लेकिन कम्युनिटी ने अल्टीमेटली वो डिसाइड करके उस स्टेट को बदल दिया। तो
वो उन्होंने यही बोला था कि चलें दिस इज लॉट्स ऑफ मनी उस टाइम के लिए, हाँ। और इस वजह से एक स्प्लिट बीच में क्रिएट हुआ था जिसको हम लोग हार्ड फॉर्क बोल रहे होते हैं। तो रिसेंटली हम लोग गैथ का कोड देख ही रहे थे कि ब्लॉकचेन फाउंडेशन के अंदर वो एक पीस ऑफ कोड ही है आपका, लेकिन वो चलता किस तरीके से है, इट इज रियली फैसिनेटिंग किस तरीके से काम करता है। लेकिन हम लोग ने वहाँ पे स्पेसिफिक फोल्डर देखा DAO के जहाँ नाम पे स्पेसिफिकली डेटाबेसेस के अंदर ना उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को फंडिंग वापस दी जा रही थी। मतलब उन्होंने एड्रेस ना हार्ड कोड किए हुए थे। हाँ, नाइस। फंक्शन था डाओ टैग के नाम से, हाँ। जो कि रिटर्न करता डाओ के एड्रेस का। तो बेसिकली ये था कि जब भी आप गेट की नोड रन करोगे ना, पहले वो होगा, पैसे जाएंगे, हाँ। देन वहाँ से आपकी स्टेट बिल्ड होगी पूरी, और गेट हाँ। आप वर्किंग कंडीशन के अंदर आएंगे। तो अब क्या अभी इथेरियम की स्टेट सिक्योर है या नहीं है? सिक्योर इन सेंस इथेरियम एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिक्योर, क्योंकि अच्छा खासा तरीके से सही है। दो हमें कुछ अभी रिसेंटली गैस में भी बग्स मिले हैं। हाँ, कुछ- अभी कुछ बीच में हाँ। आधे घंटे रात में बग आया था, गैस स्प्लिट हो गई थी रात में अभी। एग्जैक्टली हमें 2 गैस के अंदर भी बग्स मिले हैं, लेकिन एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक इनफ सिक्योर है। लेकिन उसके टॉप के ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं कि कौन बना रहा है। कौन बनाने से बना दिया कि टॉप ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन हमेशा इनसिक्योर ही रहेंगी। अच्छा, वो इनसिक्योरिटी ऐसे कि जैसे लेट से अगर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही कोड कर रहा हूँ, सही है, तो वो इनसिक्योरिटी मेरी वजह से कि ह्यूमन एरर आ रहा है, हाँ। या वो इनसिक्योरिटी इस वजह से कि कंपाइलर इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो इस कैलकुलेशन को या वो इस कोड ऑफ पीस लैंग्वेज को, लिमिटेशंस। हाँ, लैंग्वेज लिमिटेशन जिसको हम बोल सकते हैं। इनसिक्योरिटी किसकी वजह से? एप्लीकेशन लेयर पे। हाँ एग्जैक्टली, इनसिक्योरिटी जो एप्लीकेशन पे है ना मोस्ट, क्योंकि लैंग्वेजेस के अंदर बग्स ये नॉर्मल है, ये काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में स्टिल रहा है। इवन के टीसीपी का बग, टीसीपी 84 या उस दौर में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लिखा था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिनक्स के अंदर कई अरसे से चल रही थी। 2014 में हार्ट बीट बग पकड़ा गया था। अच्छा खासा टाइम हो चुका था, 20 साल 30 साल 30 साल। 30 साल बाद। काफी सो लंबा time। पॉइंट ये है कि हाँ लैंग्वेजेस के अंदर बग एग्जिस्ट कर सकते हैं मोस्टली, क्योंकि लैंग्वेजेस भी तो ह्यूमंस ही बना रहे हैं ना। हाँ, सो अल्टीमेटली ह्यूमन एरर ही है, वो बेशक कंपाइलर लेवल पे डिजाइन कर लेंगे, आप उसके टॉप पे बात कर लें। मेरे ख्याल में टॉप के ऊपर जब हम डिजाइन पैटर्न की बात कर रहे थे ना कि यार इस चीज़ को इस तरह से सिक्योर करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज अल्टीमेटली टूल है जिसने कंप्यूटर को समझाना है, क्या समझाना है वो हमने बताना हमें है। बताना है। एग्जैक्टली जब हम वो प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे कुछ एरर्स होते हैं। सही है। मेरे ख्याल में उस वजह से एरर्स ज़्यादा आते हैं, या उस वजह से इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लॉकचेन, अगर मैं इथेरियम की स्पेसिफिकली बात करूँ, तो जो चीज़ इसको सिक्योर बना रही है वो नोड्स हैं। जैसे हम लोग ने बात की थी हाँ। कि जितने ज़्यादा ऑनेस्ट नोड्स होंगे सिस्टम आपका चलता सिक्योर रहेगा। होगा। हाँ। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज़ है कि एक स्टैट्स की वेबसाइट है जिसके अंदर हम लोग ने देखा था कि इथेरियम की टोटल नोड्स कितनी है। सही है। 8,000 है। 8,000 थी, अब वो कम हो गई है, कम होकर फॉर के तकरीबन बाद। 4,500 समथिंग हो गई है। वो आसपास बढ़ती रहती है काउंट या, उसकी। हाँ। तो और उसमें से हम लोग ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है ना इथेरियम के ऊपर हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है कि ज़्यादातर ब्लॉक्स जो है ना वो माइन हो रहा होता है ईथरमाइन की तरफ से, ठीक या है। 2-3 नामवर हाँ, pools हैं उनकी तरफ से हाँ, हो रही Pools होती हैं है। उनकी तरफ से। तो फिर एक ये परसेप्शन आता है कि आई डोंट नो लाइक 30 to 40% जो है पूरी नेटवर्क की जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड नोड्स हाँ। उस पर काम कर रहे हैं। ये हमेशा से ऐसे शुरू है, मैं हमेशा से रहा है, पावर की सेंट्रलाइजेशन है ह्यूमैनिटी हमेशा से करती हुई है। आप जितने मर्जी अनार्किस्ट इसी वजह से पैदा हुए थे कि वो हाँ वो मतलब कि वो पावर डिसेंट्रलाइज फैशन में चाह रहे थे ना, डेमोक्रेसी, लेकिन स्टिल हम पावर सेंट्रलाइज कर जाते हैं। आप क्या ना ह्यूमन नेचर है जो भी है कि ना सेंट्रलाइजेशन हमेशा ही होगी, आप प्योरली डिसेंट्रलाइजेशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सेंट्रलाइजेशन या एक तरीके से आप हैजिंग ऑफ रिस्क कर रहे होते हो। हाँ एग्जैक्टली, हैजिंग ये ह्यूमन फिलॉसफी है ना, मतलब कि हाँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अकेले रिस्क नहीं लोगे। अगर मैं हाँ। तुम्हें हम लोगों ने रिस्क बांट लिया हाँ। तो यू विल फील सेफ टू टेक रिस्क, और तुम्हें ओनरशिप देना तुम रिस्क लो। बिल्कुल। तो हैजिंग कर रहे होते हैं हम लोग बेसिकली। हाँ। वो हैजिंग पैसे की हो सकती है, हैजिंग पावर की हो सकती है, हैजिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। Exactly. तो एक चीज़ अगर पूछें, आपने ब्लॉकचेन का करियर से ही 1.5 साल पहले शुरू किया था, तो ऑडिट में फिर कैसे आना हुआ? ऑडिट की जर्नी अभी तक क्या रही है आपकी? और इसकी जर्नी यही थी कि जब मैंने एक्सॉर्ट ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने सोचा ऑडिट कर लेते हैं। तो खैर जब ऑडिट्स में आए तो मतलब नॉर्मल जो वेब सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी जो एक ट्रेडिशनल वे है, उसके केस में और इसके केस में फ़र्क ये था कि उसके केस में नॉर्मली हमारे पास ना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लॉजिक्स आ जाते थे, या हम लोग मोस्टली फोकस कर होते थे जो गलत पैरामीटर्स दे रहे हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज होते थे। अगर कुछ इशू आ भी गया ना फौरन अपडेट्स हो जाते थे। इसके केस में हमारी एक लाइन मिलियंस ऑफ डॉलर्स रख रही होती थी। हाँ, तो इसके केस में मतलब जो सबसे बड़ा वो होता था ना, हम ये टेस्ट कर पाते थे, मतलब कि मैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स में बताऊँ, जो सबसे बड़ा इशू आता है ना वो ये कि हम ये टेस्ट कर पाते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव टेस्ट केसेस इतने ज़्यादा बना नहीं सकते। सो फिर फाइनली इसका नतीजा हमने ये सोचा कि
आपने एविएशंस के देखे हैं, आपने वो क्या नाम है हमारे, क्या जाते हैं स्पेस में, मिसाइल रॉकेट्स रॉकेट्स जाते हैं, उनके कोड्स भी हैं, मतलब अल्टीमेटली वो भी कोड्स हैं, वो कभी फटते नहीं हैं क्योंकि अल्टीमेटली उनमें भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्टेड है। सो फिर मैंने ना इस नहज पे करना शुरू की कि ना अल्टीमेटली वो अपने कोड्स को सिक्योर किस तरह से करता है। फिर फाइनली हम पहुंचे कि फॉर्मल वेरिफिकेशन को एक मेथड होता है जिसमें आप मैथमेटिकली प्रूव कर रहे होते हैं कि यार ये कोड इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। ओके, सिंबॉलिकली एग्जीक्यूशन करके या नॉर्मली फजिंग करके, फजिंग इज नॉट द एक्चुअल वे लेकिन सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन एक्चुअल वे है। तो इंटरेस्ट आपका ऑडिटिंग के अंदर था या आपने डेवलप हो गया? मेरा ना साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरेस्ट, मेरा अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी डीप पैकेजिंग इंस्पेक्शन पे था। अच्छा, तो हम लोग ये करते थे कि खैर हमने स्केल तो हमारा बड़ा था, हमने पाकिस्तान के लिए फायरवॉल ऑफ चाइना बनाई थी, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट स्केल छोटा हो गया। तो फाइनली फिर हमने ना EME के लिए एक फायरवॉल बनाई थी। जितनी भी EME की ट्रैफिक जा रही थी उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 450 गिग्स पे चल रही होती थी। ओके, अच्छा। तो हमने उसको सिक्योर करना होता था, मतलब कि पैकेट लेवल के ऊपर इंस्पेक्ट करके। सो काइंड ऑफ हाँ सिक्योरिटी वो वाला बैकग्राउंड भी था। तो इधर से माइंड में मतलब हाँ थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ होता है, Exactly. परसेप्शन के देखना कैसे प्रॉब्लम को हाँ. अप्रोच किस तरीके से करना है। एग्जैक्टली। इवन कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर में भी मेरा मेन फोकस यही होता था कि किसी तरह से ना कोई गलत एक्सेस ना ले जाए। ओके, हाँ, तो मतलब जो सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग में तो हम यहाँ हैं, लेकिन उससे पहले भी सिक्योर कोडिंग कहते हैं। ओके, कि आपने उस आई थिंक perspective से दिस इज करना वन ऑफ द रीजंस कि अगर हम लोग DeFi की बात करें स्पेसिफिकली तो इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है जिसकी बेसिस के ऊपर बहुत बड़े बड़े Exactly. एक्सपर्ट्स हाँ हो हाँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक नोटिस किया है मेरे एक्सपीरियंस के अंदर कि बहुत कम कंपनीज हैं जो फजिंग करवाती हैं अपने स्मार्ट True. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, या ऑडिटिंग कंपनी जितनी भी हैं लिमिटेड है और थ्रू आउट द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली है ब्लॉकीफिक्स, और उसके अंदर ये है कि आप लोग की जो टूल्स और टेक्निक्स हैं जिस तरीके से आप लोग कर रहे होते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। सो मतलब कि जो हम नॉर्मली टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, मतलब कि मैनुअल रिव्यूज़ आपका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी दफ़ा हम कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे होते कि आपको इस तरह से करो। मैं उसकी आपको रीज़न समझाता हूँ। लेट्स से मैंने आपको ना कोई एक कंसेप्ट समझाना हो कि यार इस तरह से काम करता है, उसके केस में आपकी कुछ अपनी बिल्डिंग इंट्यूशंस होंगी, कुछ मेरे हाथ के एक्शन भी होंगे कि यार ये तो यूँ हो ही जाता है। आप इससे भी डेटा इनपुट ले रहे हैं। जब हम कंप्यूटर्स को ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए देते हैं ना, हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि हमने हाथ ऐसे घुमाया था किसी और को समझाने के लिए। तो उसके केस में और मज़ेदार बात ये है कि कंप्यूटर्स आप कह लें कि ना कॉन्टिन्यूस वैल्यूज पे चल नहीं होते, तो हमें अल्टीमेटली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज बना करना, उसको डिस्क्रिटाइज करके उसको फज करना होता है, और दूसरा उसको सिंबॉलिकली एग्जीक्यूशन में मैं आपको मैथमेटिकली पेपर में प्रूव कर सकता हूँ कि ये इक्वेशन इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं कंप्यूटर में इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर सकता। मैं उसको छोटे छोटे मतलब डिस्क्रीट वर्ड में लेकर जाता हूँ। मैं मे बी पेपर पे अपने सिस्टम की गारंटी प्रूव कर जाऊँ, लेकिन कंप्यूटर्स की टर्म में गारंटी प्रूव करना थोड़ा सा एक इशू है। तो स्टिल हमारे फॉर्मल वेरिफिकेशन भी जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें भी स्टिल हम 100% नहीं प्रूव कर पा रहे होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल है रिसेंटली ना मीसो कॉन्ट्रैक्ट हैक हुआ था। हैक नहीं हैक, वो सैम कजन ने बचाया था, हैक हुआ था सैम कजन। तो उनके केस में ये था, उन्होंने सटोरस से ना फॉर्मल वेरिफिकेशन करवाई हुई थी। खैर फिर सटोरस ने अपनी कहानी बताई कि यार हम ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टेस्ट करना भूल गए थे, तो वो उन्होंने टेस्ट में डाली और वो बग पकड़ा गया, प्रोड्यूस हो गया था। सो अल्टीमेटली फिर उनकी एक स्टेटमेंट थी, फॉर्मल वेरिफिकेशन इज एज गुड एज कि आपके पास जितनी सही तरह से ना स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। सही है। तो सबसे पहला मसला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स में यही है कि ना हमें स्पेसिफिकेशंस एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्चुअली जो डेवलपर होता है या प्रोटोकॉल डिजाइनर्स होते हैं ना, इवन कि वो भी स्पेसिफिकेशन उनको भी नहीं पता होता कि यार ये इस मतलब वो भी स्पेसिफिकेशन सही तरह से नहीं बता पा रहे होते। स्पेसिफिकेशंस या एक तरीके से अगर प्रोटोकॉल डिजाइन की बात करें तो वो ये तो बता देंगे कि सिस्टम क्या करेगा। हाँ सही है, वो ये नहीं बता सकते कि सिस्टम क्या नहीं करेगा। सही, क्योंकि अगर जैसे मैं कोडर या इवन प्रोटोकॉल डिजाइनर से ये बात करूँ तो मेरा माइंड ये बोल रहा है कि हाँ अगर आप मुझे इस ये AMM बनाने को दो, सही कि मुझे ये एक चीज़ करनी है। सही, जैसे एको है हमने सही पीछे जो फ्लैश की कोडिंग की है उसमें ये था हमने ये चीज़ करनी है। सही, इवन जो फ्लैश का बग था सही, फॉर्मूला सही था वो, लेकिन फॉर्मूला क्या नहीं करना चाहिए फॉर्मूला को ये ना ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है एक डेवलपर एक कोडर के लिए। तो समझा भी नहीं सकता वो किसी को कि जिसमें बग हो सकता है, क्योंकि उसके परसेप्शन से ना उसने कोड सही किया उसने। एग्जैक्टली। हाँ, डेवलपर को हमेशा लगता है कि उसका कोड सही है, टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, वो ऑन करता है उसका बेबी है। ऐसे है। तो अब मुझे बताएं, जब नॉर्मली आप ऑडिट वगैरह कर रहे होते हैं तो क्या फॉर्मल प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही होती हैं जो नॉर्मल क्लाइंट की तरफ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिनिमाइज हो जाए तो ये प्रोसेस हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ना दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो प्रोटोकॉल डिज़ाइनर है, जो क्लाइंट है, जिसने बेसिकली जो ओनर है काइंड ऑफ कि वो चाह क्या रहा है, और फिर जब उसकी टीम ने डेवलप किया तो उसने क्या प्रोड्यूस किया। सही है। तो दोनों प्रॉब्लम्स अपनी तरफ से आती हैं। क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम ये आती है कि क्लाइंट अपनी स्पेसिफिकेशन में ना क्रिस्प नहीं होते। सही है। वो एक लेमैन टर्म में बात करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए,
लेकिन जाहिर सी बात है जब हमने कंप्यूटर के कोड को समझना तो हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि यार ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि जो ना मे बी छुपी भी हो लेकिन वो इतनी क्रिस्प नहीं होती। एक तो ये होता है कि स्पेसिफिकेशंस क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रैक्ट करना वो सबसे ज़्यादा। दूसरा डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से ये आता है कि नॉर्मली ना मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में ना मेरे ये आता है कि नॉर्मली ना डेवलपर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो फीचर कंप्लीशन की तरफ होता है कि ये फीचर कंप्लीट हो जाए, चलता हो, हैप्पी सिनेरियोस टेस्टेड है। और वो जो टेस्टिंग या रिगरस टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो अपने टेस्टर्स पे डाल देता है। सही है। ऑडिटिंग और टेस्टिंग टोटली डिफरेंट डोमेन्स हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर्स पे नहीं आती कि यार अगर व्हाट इफ वो मतलब कि नॉर्मली मैं आपको बताऊँ टेस्टिंग दो वजह से होती है। एक टेस्टिंग डिस्कवरी पर्सपेक्टिव से भी होती है कि आपको नहीं पता आपका कोड क्या कर रहा है, या आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम बीच में डिजाइन कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे टेस्ट करके ना उसको नॉक करके पूछ रहे होते हैं कि अच्छा यार क्या आउटपुट आ रही है, क्या आउटपुट आ रही है। तो आपकी एक टेस्टिंग का पर्सपेक्टिव होता है जिसमें आपने सिस्टम डिस्कवर करना होता है। दूसरा टेस्टिंग का पर्सपेक्टिव होता है कि आपने सिस्टम की वैलिडेशन प्रूव करनी है किसी भी तरीके। अब नॉर्मली ये होता है कि डेवलपर्स ना जो नॉकिंग वाला काम है ना कि यार सिस्टम डिस्कवरी वाला वो ऑडिटर के बिहाफ पे छोड़ देते हैं। सही है कि ऑडिटर्स नॉक करें, पहले सिस्टम डिस्कवर करें और फिर उसकी टेस्टिंग पे जाएं। सही है। सही। ये दो मेन इश्यूज है जो डेवलपर्स की तरफ से ये वाला इशू है और क्लाइंट की तरफ से स्पेसिफिकेशन तो उसका मतलब बेहतर ये कि डॉक्यूमेंटेशन अगर मुझे मिल जाए। एग्जैक्टली तो हम लोग ये मतलब कि अपने उसमें भी बता रहे होते हैं कि जब आप हमें ऑडिटिंग के लिए दें तो एटलीस्ट कोड फ्रीज कर दें और प्रॉपर कमेंटेड हो। और तो ये भी बहुत अच्छा मिसकंसेप्शन बताया कि टेस्टिंग और ऑडिटिंग इज टोटली डिफरेंट। कभी कभी टेस्टिंग जो है ना वो ऑडिटिंग बन जाती है, हम लोग को पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। और तो इसमें ब्लॉग एपेक्स की अगर बात करें हम लोग तो हाउ ब्लॉग एपेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन? मुझे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन का इतना ज़्यादा आइडिया मार्केट के अंदर हैकन्स के साथ है और ट्रेलोपिट्स या कंसिस्टेंट। हैकन्स के केस में ये है कि वो नॉर्मली ज़्यादातर ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स पे रिलाई करते हैं। उसकी रीज़न उनका टाइम कम होना होता है, उनके पास इतने ज़्यादा ऑडिटर्स नहीं है जितने प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल पे रिलाई करते हैं और काफ़ी सारे बग्स मिस हो जाते हैं। फिनिक्स का केस हमारे सामने था। हैकन अच्छा। हाँ, हैकन तो मैंने वो देखा था। नहीं वो वाले ना इनको फिनिक्स ने कोड ऑडिट उन्होंने किया था। सही। हाँ, और फिनिक्स के केस में जब हमने मैनुअल रिव्यू किया तो हमने बाद में उसको पकड़ा। हाँ सही है। और दूसरा इशू ये है कि नॉर्मली अगर हम ऑटोमेटिक से मैनुअल रिव्यूज़ में भी आ जाए ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नेसेंट फील्ड है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके अंदर जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिसर्चर्स है ना वो अभी ज़्यादा इतने सही तरीके से इंडल्ज नहीं हुए। तो जो डेवलपर्स है ना दे मतलब कि वो ऑडिटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ तो उस वजह से उनका ऑलरेडी सिक्योरिटी माइंडसेट नहीं है। सो मोस्ट फर्म्स में ये भी है कि उनके जो ऑलरेडी डेवलपर्स है ना कोड रिव्यू को ऑडिटिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। सिंपल कोड रिव्यू वो ऑडिटिंग है। सो हमारे केस में ये है कि एक तो मैनुअल रिव्यूज़ के बाद हमारे लिए टाइम होता है, हम प्रॉपर उसको 2-3 दिन लगा के ना पूरा प्रोटोकॉल समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा हमारे पास ये आ जाए कि हम ऑलमोस्ट हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या जिसके अंदर अच्छा खासा पैसा स्टोर होने वाला है, लेट्स से यूनिवर्सिटी फॉर्मली वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर हम उसको फॉर्मल प्रॉपर्टीज उसकी प्रूव कर लेते हैं जो कि बाकी ऑडिटिंग फर्म्स नहीं कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोग अगर डिफरेंट है तो हम फॉर्मल वेरिफिकेशन की वजह से बेसिकली एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स परसेप्शन इज द यूएसपी ऑफ ब्लॉग एपेक्स। एग्जैक्टली कि वो चाहता क्या था और वो क्या चीज़ डिलीवर हुई भी है नहीं हुई है। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोड आया और उससे आप बोल रहे हैं कि हाँ हमने कोड रिव्यू करा सही है, मेसरेल चलाया सही है, एंचिलाडा चलाया सही है, आपने कोड आपने बस दे दिया आपने, हाँ भाई ये रिपोर्ट जनरेट हुई, मैंने उसको सब कुछ करा, अब जाओ। लेकिन आप एक तरीके से एक स्टेप आगे आके उसमें परसेप्शन गेन करना चाह रहे हो कि क्या ये चीज़ करना चाहता था नहीं चाहता था बंदा। एग्जैक्टली। डेफी का केस वाला, डेफी के केस में हमारे मतलब अभी तक डिस्कशन चली हैं, उनके हमने पूरा फाइनेंशियल मॉडल ही शिफ्ट कर दिए। ओके। क्योंकि जो वो फाइनेंशियल मॉडल दे रहे थे, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा बिहेव करना चाहिए, वो फाइनेंशियल मॉडल ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो काइंड ऑफ हम मतलब कि अगर आप यूएसपी की बात करें, एक ये भी है कि अगर किसी चीज़ के अंदर जिस भी तरह का प्रोटोकॉल चाह रहा है ना, फाइनेंशियल उसकी इकोनॉमिक डिज़ाइन है, हम उसको भी फॉर्मली वेरीफाई कर रहे हैं मैथमेटिकली, दो ऑन पेपर, कॉन्ट्रैक्ट्स में हम बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन हम ये सर्विसेज भी दे रहे हैं। सही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जी। ये अच्छा है। सही है। तो एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम लोग ने देखा, आपने जो बात की थी कि डेवलपर्स जो हैं और या क्यूए रिव्यूज़ को हम लोग क्या ऑडिटिंग में लेके जा रहे हैं, जो लोग इसमें एक्चुअल आना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और किस तरीके से बंदा एक सिक्योरिटी माइंडसेट होना ज़रूरी है और किस तरीके से वो चीज़ों को परसीव करेगा, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, किस तरीके से वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके साथ? इसके लिए ना सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर कर रही है ना वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि डिफाई में कंपोजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक सिस्टम डिज़ाइन का डेटा फ्लो कैसे करता है और दूसरा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी माइंडसेट। सही।
आपने कंप्यूटर को किस तरह से इंस्ट्रक्ट करना है। लेट्स से कि अगर कोई बंदा आ रहा है जावा एप्लीकेशन टेस्ट करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको सिस्टम डिज़ाइन करना आता है ना कि ब्लॉकचेन का डेटा किस किस तरह से फ्लो कर रहा होता है और कौन कौन सी एंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करनी है, वो, और दूसरा उसका जो नॉर्मल एक हमारा साइबर सिक्योरिटी का माइंडसेट है कि आपने सिस्टम को ब्रीच किस तरह से करना है। आप चाहे इनपुट वैलिडेशंस पे उसको पकड़ेंगे, प्रोटोकॉल डिज़ाइन में पकड़ेंगे, बिजनेस लॉजिक में, एक्सेस कंट्रोल्स में। सो दो जो मैं समझ रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो एक सिक्योरिटी माइंडसेट और दूसरा सिस्टम डिज़ाइंस। ओके Okay. Thank you so much, Mausam bhai. So this was it. सो थैंक यू गाइस। आप लोग हमें exort.com ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर अपडेट्स, और साथ साथ आप बाकी पॉडकास्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप पिछले पॉडकास्ट देखते हैं जिसमें हमारे वॉइस स्टूडियो, और फिर हमने बीच में समय मैंने लास्ट में ऑन की बात की थी, और उसके अलावा सबसे पहले पॉडकास्ट। और आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, सो टाटा, Take care.